ओके डियर ऑल। हाँ जी बच्चा पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, हम लोगों ने बात कर ली थी ऑर्डर के बारे में। कल स्पेशली हमारा जो फोकस रहा था वो ऑर्डर पे रहा था, जिसपे हम लोगों ने रिएक्शंस के ऑर्डर के बारे में देखा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया भी, अगर हमारे पास कोई रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली अपने पास लिखा जाता है, तो एक्सपेरिमेंटली रेट का एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर्स होंगी उनको ऐड कर देंगे, और उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिएक्शंस का ऑर्डर बनेगा, तो उनको ऐड करने के बाद जो सम बनेगा वही रिएक्शंस का ऑर्डर होगा। और फिर हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आपको पता होगा न्यूमेरिकल 1 पुराने लेक्चर्स में मैंने बात की थी, उसमें मैंने स्टेटमेंट दी थी 2a + b, और ये हमारे पास रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने रिएक्शन मैंने आपको दे दिया था, और इसके अंदर मैंने बता भी दिया था भी ये जो रिएक्शन है ये ए के रिस्पेक्टिवली सेकंड ऑर्डर का है, बी के रिस्पेक्टिव ये ऑलरेडी अपने पास गिवन था कि अगर हम लोग ऑर्डर देखें इस रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये जो रिएक्शन थी वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का था, ये सेकंड ऑर्डर का है। और विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम लोग देखते थे तो ये रिएक्शन जो था वो हमारे पास बी के लिए मैंने कौन सा ऑर्डर लिखवाया था? वन ऑर्डर या -1? सर वन। वन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर लिखवा दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना दिखाया था। तो आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया था इसका? सर के स्क्वायर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो हम लोगों ने किया था पहले पार्ट में, तो मैंने आपको ओवरऑल ऑर्डर लिखना बताया था। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसका ओवरऑल ऑर्डर निकाल लिया था तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास 3 आ गया था। और सेकंड मैंने आपको बताया था इसके रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो। तो जब रेट का एक्सप्रेशन लिखना था वो लिखा गया था k इंटू ए की पावर 2 और b की पावर 1। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। और थर्ड, इस न्यूमेरिकल का जो थर्ड पार्ट था वो हम लोगों ने ये बोला था कि अगर हम लोग ए का जो कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम लोग अगर डबल कर देते हैं तब हमारे पास रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैंने बता दिया था भी अगर ए का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो जो हमारे पास रिएक्शंस का रेट है दैट विल बी द 4 टाइम्स, रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 पार्ट इस न्यूमेरिकल के कर लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट लिखना स्टार्ट करिएगा। उसमें लिख रहे हैं, कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट if concentration of B is doubled। बोलो फटाफट स्टेटमेंट को लिखो और सोचो, बोलो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर डायरेक्टली। रेट विल आल्सो डबल। ठीक है, इसका आंसर सोच कर देखो क्या आप क्या कह रहे हैं अपने पास। हमने जो आंसर करना है वो तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख के करने वाले हैं यार। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो आप सोच के देखो, ए में तो कोई चेंज हम लोग कर नहीं रहे बेटा जी। अगर ए में कोई चेंज नहीं कर रहे तो बी की कंसंट्रेशन को आप लोग डबल कर रहे हो। अगर और बी की जो रेट है वो बी की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन से हम लोग सोच पा रहे हैं भी जो हमारे पास रिएक्शंस का रेट है यार वो भी तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि जो रिएक्शंस का जो रेट है वो बी की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है यार। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल के आया, अगर बी का कंसंट्रेशन डबल होगा तो डेफिनेटली जो रिएक्शंस का रेट है डियर वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुई होती तो 4 टाइम्स हो जाती ना। 4 टाइम्स हो जाता बिल्कुल। ये देखो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में यही तो किया था। थर्ड वाले में क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और बेटा बी जब एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया तब रिएक्शन आपके पास कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो 4 गया। टाइम्स यस। जब बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शंस का रेट डबल हो रहा है। मतलब ये पता कहाँ से लगेगा, मतलब हमें रेट के एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर रेट के एक्सप्रेशन को ध्यान से समझ पाते हैं तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे यार। ठीक है, सर ओके। रेट के डबल होने का मतलब कैसे, क्या मतलब हुआ? रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी ना। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पूछ रहा है, कहते हैं व्हाट विल बी द, ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन rate, what will be the effect on rate if volume of container is doubled। ठीक है, if volume of container is doubled, देखो volume of container is doubled अगेन।
तो यहाँ पे बेटा जो हम लोग केस करने वाले हैं वो वॉल्यूम का केस हमारे पास बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान से सोच के करिएगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, मैंने क्या किया, एक न्यूमेरिकल के अंदर ही ना मैं 5-6 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ताकि एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सब चीजें हो जाए अपने पास, ठीक है। तो अब फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप क्या करोगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको अगर आप लोग डबल कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो सोचो इसको, इसके बारे में भी, वॉल्यूम के अगर कंटेनर का वॉल्यूम डबल करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शंस का रेट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ अगर मैं रेट के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो रेट लो एक्सप्रेशन था वो तो ये बोलता था भी जो रेट है वो k इंटू ए की पावर 2 और b की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर आप क्या करोगे, वॉल्यूम को डबल करोगे, मान लो आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम को डबल करने से क्या होगा, ये जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, n/b है अपने पास है, n/b। वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम डबल करने का मतलब बेटा यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं भी जो ये जो कंपोनेंट थे ना ये गैसियस फॉर्म में थे, ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है ना ए और बी बेटा वो गैसियस फॉर्म में है, तभी यहाँ पे वॉल्यूम के कंटेनर की बात की गई है। क्योंकि गैस क्या करेगा, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, जब आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम आपके पास डबल होगा, आपने वॉल्यूम डबल कर दिया, अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, हाफ होगी कि नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यार कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम डबल कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो हाफ हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी यार। अब देखो, पहले रेट क्या था, R1 क्या था, k इंटू ए की पावर बेटा 2, b की पावर कितना 1, ये था। जब आपने वॉल्यूम डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया। तो नया रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, R2 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, a/2, a/2 का स्क्वायर इंटू b/2। बोलो नया रेट का एक्सप्रेशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे कंसंट्रेशन आधी रहेगी ना, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो देखो, तो क्या बन रहा है, R2 यस अपॉन सर। अगर R2 अपॉन R1 अगर करोगे तो बताओ क्या करने वाला है, R2 अपॉन R1 करोगे तो b से बेटा b कैंसिल, a स्क्वायर से a से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, ये R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यस सर। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब जो रेट है वो हमारे पास पहले वाले रेट का 1/8 टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो रेट भी तो कम होगा। तो यहाँ से अपने को पता लग गया क्या भी, अगर हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो रेट भी कम हो रहा है। तो बताओ ये एक्सप्रेशन समझ आया कि नहीं आया, R2 इज इक्वल टू 1/8 ऑफ R1 आ गया, जिसका मतलब सेकेंड टाइम जो रिएक्शन का रेट होगा वो पहले वाले टाइम के रिएक्शन के रेट का 1/8 हो जाएगा अपने पास। क्या कहते हो बच्चों, हाँ या ना, पक्की यस बात सर। है, क्लियर है, ओके ठीक। रिप्लाई किया करो यार फटाफट भी, हाँ या ना है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, ओके। तो कितने ये न्यूमेरिकल हो गए इसके में, इसमें से कितने न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए फिर कितने हो गए, 5। 5 हो गए, चलो पांचवा था 6 लिखो ये। बेटा जी, 6 लिखो, ठीक है। अब लिखो, कहते हैं what will be the effect on rate of reaction, what will be the effect on rate of reaction if concentration of A becomes double and concentration of B becomes half। लो बताओ क्या बनेगा, चलो सोचो इसके बारे में। कहते सर रिएक्शन टू का पे टाइम्स क्या हो इफेक्ट, जाएगा। जब ए का हाफ हो जाएगा कंसेंट, सर। हाँ, जब ए का कंसंट्रेशन डबल करेंगे और बी का कंसंट्रेशन हाफ करेंगे। लगाओ इस पे दिमाग अपना फटाफट भी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। यचित बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की वजह से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इसलिए चेंज हो गया क्योंकि हम लोग इसमें गैसियस कंपोनेंट लेके चल रहे हैं।
मैं ये मान के चल रहा हूँ भी जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो मेरे पास गैसियस फॉर्म में है। तो अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो गैस क्या करता है, एक कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा अपने पास। तो अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दोगे तो अब आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी यार। लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं ना ऐसा होगा यार, लिक्विड के केस में नहीं ना ऐसा होगा। ठीक है, लिक्विड के केस में तो उसका वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे तो कंटेनर के लिए इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैसेस कंपोनेंट को लेके चल रहे हैं। अब देखो यार, अब रेट आपके पास क्या था सोचो। सर R2 इज रेट, इक्वल्स टू 2 हाँ R1 आया है। देखो, ये ए की पावर 2 और बी की पावर 1 है बेटा जी। अब सोचो इसको कैसे करोगे, डायरेक्टली करना है। वैसे लॉन्ग मेथड के थ्रू तो आपको करना मैंने सिखा दिया, 2-3 प्रैक्टिस आपको लोगों को करवा दिया। अब इसको डायरेक्टली कैसे सोचेंगे। अब आप क्या कर रहे हो, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो। अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2a का स्क्वायर बन जाएगा, और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो बेटा जी, हाफ कर रहे हो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो 2 का स्क्वायर बन के 4 आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब जो ओवरऑल रिएक्शंस का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ या ना, क्या बोलते हो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। सोचो ना, अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बी की वजह से यस सर। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है। ए की वजह से 4 टाइम, बी की वजह से हाफ हो रहा है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो कितना रह जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ही रह जाएगा अपने पास। क्लियर यहाँ तक। तो 6 वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा, सबको क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना, पक्की बात, क्लियर। चलिए राइट, वेरी गुड। तो इस टाइप के अपने पास काफी न्यूमेरिकल्स अपने को मिलने वाले हैं बच्चों, जिसके अंदर सिक्स हमारे का पास, आंसर डबल हो जाएगा ना रेट। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बोलो। सॉल्व कर लेंगे ना, अब तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने का तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया ना। पहले R1 का एक्सप्रेशन लिख लो, फिर R2 का लिख लो, और R2 बाई R1 कर लो यार अपने पास यार। तो आपके पास फाइनल आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा यार, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, या फिर आप लोग क्या किया करो पता है, या फिर क्या किया करो, आपने एक शॉर्टकट मार लिया करो। अगर आपने R2 अपॉन R1 नहीं लगाना, ठीक है, तो अगर शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट में ये कर लिया करो। सिंपल सी बात है, भी जो चेंज इन रेट जो होगा ना, जो चेंज इन रेट होगा वो इक्वल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय उसका, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन, और उसकी पावर क्या बनेगी, ऑर्डर बनेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन रेज टू पावर उसका जो भी ऑर्डर होगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आप सोच के देखो डायरेक्टली। अब मैं अगर क्या करता हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन ये मैंने बोला था कि जो रेट है वो ए की पावर बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर 2 पे और बी की पावर 1 पे है। ठीक है, अब मुझे R2 अपॉन R1 करने में टाइम लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ भी ए का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, तो अगर ए का कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो 2a का ऑर्डर कितना बेटा, इसका 2 है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, भी जो रिएक्शंस का रेट है वो हमारे पास कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या कहते हो, क्लियर है, मतलब इसी तरीके से ही कर रहे हैं, सोच तो हम लोग इसी तरीके से रहे हैं। सर ये वाला सर मेथड दोबारा बता दो एक बार, शॉर्टकट ठीक है ना वाला। इसमें, ओके, हाँ जी बोलो। सर शॉर्टकट वाला मेथड दोबारा समझा दो एक बारी। बेटा इसमें शॉर्टकट वाले में कुछ नहीं है, मैंने ये लिखा है भी आपने अगर रेट में चेंज देखना है तो आप लोग पहले ये देख लो भी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, और उसकी और पावर में क्या ले लो, उसका ऑर्डर ले लो। जैसे मान लो आपके पास ये वाला रेट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 1। अब मान लो अगर मैं बोलूँ भी ए का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया और मेरे पास रेट पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, तो ए की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डबल कर दूंगा, तो 2a का स्क्वायर हो गया। तो कितने टाइम्स हो गया, 4a स्क्वायर बन गया अपने पास। ठीक है, 4a स्क्वायर बन गया, तो कितने टाइम्स हो गया यार, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब रिएक्शंस का रेट कितना टाइम हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा अपने पास, राइट। कोई क्लियर है अब, बोलो। यस चलिए, पर क्लियर अच्छा, है बेटा। ए का रेट डबल करते हैं तो सर हमारा तो 2 टाइम्स नहीं आया था आंसर, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1। तो बेटा पावर भी है उसकी 2, पावर 2 भी तो है।
भाई ये तो 9th 10th का मैथ्स हो गया। जब आपके पास जब आप यस सर। कंसंट्रेशन डबल करोगे यार, एक की कंसंट्रेशन डबल करोगे उसको स्क्वायर है, तो यार ये 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? सर वो ही बोल रहे हैं ना, इससे आंसर हमारा आ रहा है 4a²। अगर हम सिंपल देखें R2/R1 करते हैं तो हमारा 2 × R1 नहीं आ रहा था कहाँ आ रहा है बेटा जी? सर, जैसे हमने फोर्थ में ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर। ओके, वो स्टेटमेंट बेटा उसमें बी का हाफ भी तो कर रहे थे ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, तो ये वाला डन है बेटा अपने पास। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में बेटा। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तो आप सभी कर लोगे, जिसके अंदर ये दिया होगा भी कोई रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन इतने टाइम्स कर रहे हैं तो रेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, 2 में ना हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ। मान लो ए से मेरे पास क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये मैंने बना दिया, और हमें ये दे दिया अभी फॉर द अबव रिएक्शन, फॉर द अबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है रेट बिकम्स हाफ, रेट बिकम्स हाफ। ठीक है, रेट बिकम्स हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए increases 4 times, increases by 4 times। देखो कंसंट्रेशन को इंक्रीजेस बाय 4 times। ठीक है, determine order of reactions, determine order of reaction। आप सोचो स्टूडेंट, इसको ध्यान से सोचो, इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है। जब आप इसमें क्या कह रहे हैं, जब आप रिएक्शंस को ना कितने टाइम्स बढ़ा रहे हो, 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो। अगर रिएक्शंस की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो और आपके पास रेट क्या हो रहा है बेटा, हाफ हो रहा है, रेट आपके पास आधा रह रहा है, 4 टाइम बढ़ाने के बाद रेट आपके पास आधा रह रहा है, तो बताओ इसमें रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा। काफी स्टूडेंट तो डायरेक्टली सोच सकते हैं बेटा जी, काफी तो स्टूडेंट डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसको कैसे सोचेंगे, ये तो बात क्लियर है भी, जो ऑर्डर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। सोच के देखो, इसका जो आंसर आने वाला है, जो ऑर्डर आएगा वो तो नेगेटिव में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा नेगेटिव में? डेफिनेटली नेगेटिव में आना चाहिए। अब नेगेटिव में क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो और बेटा रेट कम हो रहा है, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो रेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर बनने वाला है वो नेगेटिव में बनने वाला है। अब नेगेटिव में कैसे बनेगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर बाकी हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे कैसे आ सकता है। तो पहले तो मैंने R1 का एक्सप्रेशन लिख दिया के इंटू ए की पावर, बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया पी। पी क्यों लिखा? नो, निश्चित आपका आंसर गलत है। ए की पावर पी क्यों लिखा मैंने? ए की पावर पी लिखने का मेरा कंसर्न ये था क्योंकि मुझे कौन सा रिएक्शंस का ऑर्डर पता है, मैंने तो रिएक्शन का ऑर्डर की वैल्यू निकालनी है। मुझे तो ये बता रहा है भी रेट इतने टाइम्स हो जाता है, मुझे तो रेट के बारे में दे दिया और ऑर्डर निकालने की बात कर रहे हैं। तो जो पहली रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो के इंटू ए की पावर पी हो गया, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अब जो सेकंड रिएक्शन है बेटा R2 है, वो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, के इंटू ए की पावर पी लिखूंगा बेटा जी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये है A1, ये है A2 है अपने पास, ये इक्वेशन सेकंड है मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी। अब मेरे को बताओ सेकंड इक्वेशंस के अंदर, सेकंड इक्वेशंस के अंदर सुनना ध्यान से, सेकंड इक्वेशंस के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है। तो अगर पहले वाले को A मानेंगे तो सेकंड वाले को 4A ले लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। अब देखो रेशो ले लो, R2/R1 को, कि दोनों में कंपेयर करना है बेटा जी। तो बताओ क्या बनने वाला है, तो क्या बनेगा अपने पास, तो 4 की पावर P, यही बनने वाला है अपने पास। अगर R2/R1 लोगे तो अपने पास क्या बनेगा, 4 की पावर P के इक्वल आ जाएगा बेटा अपने पास, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। और R2/R1 कितना गिवन है आपके पास, R2/R1 कितना गिवन है, क्या कह रहे हैं, जो रेट है ना, जो जो रेट है वो पहले का हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब R2/R1 की वैल्यू 1/2 गिवन है अपने पास। अरे देखो ना वो क्या कह रहा है, फॉर द अबव रिएक्शन रेट बिकम्स हाफ, रेट आधा हो रहा है कहता है यार। अगर ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हैं तो कहता है रेट आधा हो रहा है, तो इसका मतलब R2/R1 की वैल्यू तो बेटा 1/2 हुई। ठीक है, तो ये बन गया बेटा जी 4 की पावर P। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, उसकी पावर बेटा P है मेरे पास।
अब यहाँ पे मेरे पास बेस क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। अगर मेरे पास बेस सेम बन रहा है तो मैं डेफिनेटली क्या लिखूंगा, अभी जो मेरे पास 2p है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अगर 2p -1 के इक्वल है तो p डेफिनेटली किसके इक्वल होगा यार, -1/2 के इक्वल होगा। बताओ क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर निकल के आ रहा है वो ऑर्डर कितना आएगा बेटा, -1/2 आएगा ना अपने पास। अरे हाँ या ना बच्चों, बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इस Yes, sir. रिएक्शंस में जो हमारे पास ऑर्डर निकल के आया वो ऑर्डर कितना आएगा बेटा जी, -1/2 आ जाएगा अपने पास। क्या कहते हो, क्लियर है यहाँ तक। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया भी कैसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया, हमें पता लग गया भी ऑर्डर कितना आ गया, -1/2 आया। एक चीज सोचो यार बच्चों, आपको ना एक चीज सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोज करो आप मेरे को बताना, अभी ये क्वेश्चंस नहीं आप लोगों ने लिखना, मतलब आपको मान लीजिए मेरे पास कोई रेट है, सपोज करो वेट a इंटू a⁻², b⁻1 और c की पावर मान लो 1/2 है या -1 मान लो, c की पावर कितनी मान लो, -1 मान लो, चलो ठीक है -1 मान लो। ये क्वेश्चन है अपने भाई, ये दिया हुआ है अपने से। पहला पार्ट पूछता है, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया। फटाफट बोलते जाना मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ भी आपके दिमाग में कितना जल्दी स्ट्राइक करता है। बताओ अगर ए का कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट कितने टाइम होना 4 चाहिए, बताओ। times. 4 times. फटाफट बोलते जाओ, फटाफट, फास्ट आंसर। 4 times. कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस सर। क्योंकि ए की पावर कितने पे है, 2 आ रही है अपने पास। ठीक है, Square पहला पे डन है। यस अब मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करवाने हैं, फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर मैं हाफ कर दूं, बताओ अगर ए का कंसंट्रेशन हाफ कर दूं तो रेट कितने टाइम्स Sir, हो तो जाएगा बेटे, 1/4. Yes, sir. 1/4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा यार। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि a/2 होगा, a/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। वेरी गुड, तो दो न्यूमेरिकल्स डन। फटाफट फटाफट थर्ड, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी बेटा डबल कर देता हूँ, अगर बी 2 का times कंसंट्रेशन reaction. डबल करता हूँ बेटा, 2 रेट कितने times. टाइम्स बढ़ेगा बताओ, 2 कितने times. टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल, Yes, sir. क्योंकि पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना बी का कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज होगा उतना ही चेंज बेटा रेट में ही आने वाला है अपने पास से। यस सर। ठीक है, ओके। फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, कहते हैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी में 1/3 कर दूं, बी का कंसंट्रेशन 1/3 कर दूं, 1/3 हो जाएगी. 1/3 1/3. टाइम्स। 1/3 times. तो जो रेट है बेटा वो 1/3 टाइम्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं फिफ्थ में ये बोलूं कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है सी का, जो सी का कंसंट्रेशन है वो मैंने डबल कर दिया। अगर 1/2 टाइम्स। मैं कंसंट्रेशन डबल करूंगा Half. तो Half रेट times. क्या हो जाएगा बेटा जी, हाफ हो Half. जाएगा कि नहीं होगा, यस सर। Yes. हाफ टाइम हो जाएगा। Yes. क्योंकि C की कंसंट्रेशन -1 है, तो -1 का मतलब बेटा 1/C है, मतलब C का कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कम होगा, क्योंकि जो रेट है वो C के जो ऑर्डर है वो -1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब मुझे लगता Yes, sir. है कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो चुकी है। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बेटा मैं डबल कर देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डबल कर देता हूँ 8 तो मेरे टाइम्स। को बताओ रेट कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए बेटा, 8 times. 8 times. 8 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes. अभी देखो, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन डबल करने का मतलब ए की पावर 2 हो गया तो वो 4 हो गया। यस सर। बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा अपने पास, राइट। ओके, चलो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, अगर मान लीजिए सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम को छोड़ो तो ये थोड़ा सा वो बन जाएगा अपने पास। ऐसा करते हैं, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी को अगर मैं कम कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, सी का Double. कंसंट्रेशन 2 times. हाफ करने से मेरे पास रेट पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है, 2 times 2 हो जाएगा. टाइम्स। पक्की बात है। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो रिएक्शन रेट भी बिकम्स बेटा 2 टाइम्स। यस सर। ठीक है, मुझे लग रहा है सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है यार ये चीज। Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके राइट। तो ये आपके पास बेटा एक न्यूमेरिकल था जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को कवर अप कर दिया। हमने ये देख लिया, ए को चेंज करने से क्या होता है, बी में चेंज करने से क्या होता है, सी में चेंज करने से क्या होता है। तो राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो आपसे ऑर्डर के बारे में पूछे जा सकते हैं।
तो ये था हमारे पास टॉपिक इसके रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के रिलेटेड, राइट हियर। तो चलिए, तो अपने पास ऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको होमवर्क मिल जाएगा तो होमवर्क करके ले आइएगा। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसमें ये पूछा जाएगा भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतने टाइम कर रहे हैं तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने आपके साथ हर चीज को डिस्कस कर दिया, कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर दी, कंसंट्रेशन डिक्रीज भी कर दी, वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा भी कर दिया, वॉल्यूम हम लोगों ने कम भी कर दिया। तो हर टाइप का प्रॉब्लम ऑर्डर के रिलेटेड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके डियर ऑल। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसके रिगार्डिंग है, क्या सॉल्विंग में बहुत काम आता है? नहीं आता। ये सिर्फ कंसेप्चुअल एक पार्ट है अपने पास। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ओके, है ये कंसेप्चुअल पार्ट है, मतलब कंसेप्चुअल टॉपिक रहेगा ये अपने पास टोटल। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी अपने पास होती क्या है। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है अपने पास। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो एक रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक रिएक्शन हो रही है, एक उस रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट आपस में म्यूचुअली कोलाइड करेंगे, म्यूचुअली साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, उस नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता, पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट, the number of reacting species which mutually collide, which must collide, ऐसे लिख सकते हैं, which must collide simultaneously, simultaneously in order to bring about a chemical change, in order to bring about a chemical change is called molecularity of reactions, is called molecularity of reaction। ठीक है, देखो यार, इसके बारे में बताता हूँ ये क्या कुछ होता है। मॉलिक्यूलैरिटी अपने पास क्या इंफॉर्मेशन अपने को कन्वे करती है। देखो, इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है भी, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास कोई केमिकल चेंज आ पाए। तो उस रिएक्टिंग स्पीशीज को भी, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। अब जैसे देखो, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक ए था और एक बी था, तो ए और बी आपस में क्या कर रहे थे? कोलाइड कर रहे थे। और ए और बी ने जैसे आपस में कोलाइड किया, फिर हमारे पास रिएक्शंस हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन होगा? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा। बाई मॉलिकुलर, या फिर बोलूंगा भी इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी? 2 होगी। मॉलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है भी, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली अटैक कर रहे हैं, उसको मॉलिकुलैरिटी बोलते हैं। और जैसे मान लो एक केस ये है भी, एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, तो कितने रिएक्टेंट आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं? एक ही टाइम पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं? बोलो, 3 मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन है। या फिर मैं ये बोलूंगा भी इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी? 1। तो क्या आपको मॉलिकुलैरिटी समझ आया कि नहीं आया? तो मॉलिकुलैरिटी का मतलब होता है भी कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही टाइम पे कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या दिखा दिया? अभी दो, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट ये बी है, ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सेकंड वाले में क्या दिखा दिया बेटा, ये इसमें 3 रिएक्टेंट म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एग्जांपल्स देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2। अगर मैं इसको हीट करूंगा ना, तो ये N2+2H2 में टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन की अगर मैं मॉलिक्युलरिटी बोलूँ तो ये मेरे पास इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी बेटा। ये मेरे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, मतलब इस रिएक्शंस को होने के लिए ना इस रिएक्टेंट को किसी से कोलाइड करने की जरूरत नहीं है यार। केमिकल चेंज करने के लिए ना इसको किसी से कोलाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद टूट रहा है। ये दो के कंबाइन होने से नहीं बन रही बेटा, प्रोडक्ट बन रहा। इसमें क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट है वो खुद टूट रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब रिएक्शंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बताओ। केमिकल चेंज लेके आने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का 1। इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होगी मेरे पास। ठीक है, सर फिर अब ऐसे तो जो सारी जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है वो सारी फिर यूनिमॉलिक्यूलर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम होती हैं बेटा जी। अब जैसे मान लो H2+I2 है हमारे पास। सेकेंड रिएक्शंस को देखें, H2+I2 है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके हमारे पास 2HI मान लो गैस बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें क्या होता है, एक तो बेटा H2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है और एक I2 का रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे एक H2 स्ट्राइक कर रहा है और एक बेटा क्या कर रहा है, I2 कर रहा है। मतलब H2 और I2 आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर जाके आपके पास HI का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। पहले वाले केस के अंदर उसको कोई जरूरत ही नहीं थी किसी के साथ कोलाइड करने की, वो खुद टूटता जा रहा है, प्रोडक्ट देता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई अपने पास। राइट सर एवरीवन? हाँ जी। सर अगर कोई कैटलिस्ट आ जाए तो हम उसको मॉलिक्यूलर उसमें नहीं, गिनेंगे? नो, नहीं, कैटलिस्ट को नहीं लेते बेटे इसमें। ठीक है, चलो आगे करें मूव। ऐसे एग्जांपल और लो। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल और आ गया। इस एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया, 2NO गैस है और इसको O2 गैस के साथ कंबाइन करवा रहा हूँ और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो 2NO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस रिएक्शंस की मैं मॉलिक्युलरिटी निकालूंगा तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 आएगी, जिसको मैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे हम लोग। अब इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बेटा क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। कैसे कोलाइड कर रहे होंगे, 2 मॉलिक्यूल तो NO के होंगे और एक NO के हो गए, मॉलिक्यूल एक किसका होगा O2। बेटा, O2 का होगा। तो एक ही टाइम पे 3 रिएक्शन मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बन गया। राइट एवरीवन? तो ये होता है मॉलिक्युलरिटी अपने पास। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या हो गया, अभी एक रिएक्शंस के अंदर कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पे कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, उसको हम लोग रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी बोल देते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। राइट एवरीवन? देखो, अब मॉलिक्युलरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पहला पॉइंट क्या होगा। अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। एंड नेवर अ फ्रैक्शन, कभी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सोच के देखो यार, मॉलिक्युलरिटी क्या है, भी कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं। अब आधा थोड़ा टकराएगा, वो आधा थोड़ा टकराएगा, पूरे का पूरा ही टकराएगा। तो जो यस सर। मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा यार, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नेवर बी अ मॉलिक्युलरिटी कांट बी, बोलो क्या नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट अगर लिखूं तो मैं ये लिखूंगा, मॉलिक्युलरिटी जो है कांट बी ना तो कांट बी जीरो, जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। हाँ या ना बोलो, एग्री करते हो? यस अगर सर। मॉलिक्युलरिटी टर्म क्लियर है फिर तो ये तो बात क्लियर है, जीरो भी नहीं हो सकती। जीरो का मतलब कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे यार।
तो इसका मतलब मॉलिकुलरिटी की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यार। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये होता है रिएक्शन विथ molecularity greater than 3 are very rare। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी ना, तो वो रिएक्शन बहुत ही कम है यार। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है, देखो मान लो आपके पास 4 रिएक्टेंट हैं। मैं एग्जांपल आपको सोचना सिखाता हूँ कैसे। मान लो 4 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये। इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसमें एक मॉलिक्यूल तो बेटा डायरेक्टली 2 से स्ट्राइक कर रहा है ना। इसमें म्यूचुअली तो बेटा 3 मॉलिक्यूल ही आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं ना। साइमल्टेनियसली होना चाहिए बेटा Yes. जी। तो इसमें तो साइमल्टेनियसली 3 का, सिर्फ साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो 2 ही अटैक कर रहे हैं यार इस केस में। तो इसमें साइमल्टेनियसली सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। 1 2 3 4 पार्ट डाल दें अगर, 1 2 के साथ कर रहे हैं, या फिर 1 3 के साथ कर रहा है, या 3 4 के साथ कर रहा है, या 2 4 के साथ कर रहा है। आप सोच के देखो, ऐसे भी स्ट्राइक कर सकते थे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 3 रिएक्टेड ये थे। अगर मॉलिकुलरिटी 4 होनी चाहिए थी तो चौथा मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए था। बताओ इस केस में मॉलिकुलरिटी 4 बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या पहले वाले तरीके से मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब जो मैंने सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है, अगर मैं ये करूं भी 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं जैसे मैंने सेकंड वाले केस में लिखा है, ये फर्स्ट केस बन गया, सेकंड वाला केस बन गया। 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जैसे मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बनाई है वैसे अटैक कर रहे हैं, तो उस केस में तो मॉलिकुलरिटी 4 होगी। पर वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी यार, इसकी जो वेरी रेयर प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी भी 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे आके कोलाइड करें, जिसकी वजह से मैंने ये लिखा है भी अगर 3 मॉलिकुलरिटी से ज्यादा वाली रिएक्शन काफी कम होती हैं। ऐसा नहीं है भी नहीं होती, हो सकती है, मॉलिकुलरिटी 4 भी हो सकती है, पर 4 मॉलिकुलरिटी वाली रिएक्शंस का जो नंबर है ना वो काफी कम है। क्योंकि इस तरीके से मॉलिकुलरिटी 4 के लिए 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐसे कोलाइड करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने कोलाइड करवाया है, तभी मॉलिकुलरिटी 4 बन सकती है। और इस तरीके से कोलिजन होने का चांस काफी कम है। इस मतलब एग्जैक्टली इसी तरीके से कोलिजन करना पड़ेगा तब आपके पास मॉलिकुलरिटी 4 बनेगी, और इस तरीके के कोलिजन करने का चांसेस काफी कम है। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं भी जो रिएक्शंस होती हैं जिनकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा होगी वो रिएक्शंस काफी रेयर होती हैं अपने पास। सर 5 तो होगी ही नहीं फिर। बहुत ही रेयर, बहुत रेयर, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। ठीक है, इवन के ऑब्जर्व भी नहीं होती, ये मान के चलो 4 वाली भी ऑब्जर्व नहीं होती, ऐसा मान के चल सकते हैं आप। ओके, क्लियर? चलिए, यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी बच्चों? ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। चलो अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये दिखा हुआ है कि जो मॉलिकुलरिटी होती है ना, ये एप्लीकेबल होती है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस पे ही वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। अगले आर्टिकल के अंदर हम लोग यही स्टडी करेंगे भी एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होंगी वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी। देखो आप लोग सीधा ढूंढ भी सकते हो, आप लोग पता लगा सकते हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। जैसे मान लो मेरे पास 2a + b है, ये रिएक्ट करके मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस जो है ना वो एलिमेंट्री हो सकती है, एलिमेंट्री हो सकती है, पर पक्का कंफर्म नहीं है बेटा जी, हो सकती है। क्योंकि इस केस पे मॉलिकुलरिटी कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। तो ये वाली रिएक्शन एलिमेंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से पता लगेगा? वो पता लगेगा मैकेनिज्म से, वो पता लगेगा मैकेनिज्म से। ठीक है, हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है, उसका पता, उसका पता मैकेनिज्म से लगेगा, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म से लगेगा। गॉट इट डियर? ये हो गया। अब मान लो अपने पास रिएक्शन ऐसी है, ए है प्लस बी है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मान लो 5 है, और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो बताओ, तो मैं बोल सकता हूँ ना भी ये रिएक्शन तो 100% बेटा जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी बेटा जी। देखो देखो, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी बन रही है, 20 बन रही है ना। क्या पता लग रहा है भी कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। क्या आप सोच के देखो, क्या 20 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअली कोलाइड कर सकते हैं? क्या मॉलिक्यूलरिटी 20 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो रिएक्शंस को देखने पे क्या लग रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 20 है, मॉलिक्यूलरिटी 20 हो नहीं सकती। इसका मतलब 100% ये क्लैरिटी होगी भी ये जो रिएक्शन है वो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हो, क्लियर है यहाँ तक? ओके डियर ऑल, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो यहाँ से ये पता लग गया भी जो, तो जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शंस गिवन हो, कोई भी रिएक्शन आपके पास अगर गिवन है और उस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी का सम अगर 3 से ज्यादा आ रहा है, किसी रिएक्शंस में ऐसे लिख सकते हो, किसी रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी का जो सम है, किसी सम ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो वो रिएक्शन, तो वो रिएक्शन 100% बेटा जी कौन सी रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो आपको मैंने बता दिया जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है वो सिर्फ जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? बताओ। हाँ जी। और फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट माय डियर, फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में याद रखना, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस molecularity is equal to order of reactions, molecularity is equal to order of reaction। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी ना, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं बेटा जी, तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस में ना जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इक्वल होती है, ठीक है। ये फायदा हो गया अपने पास। अब मान लो एग्जांपल है, मैं आपको ये बोल दूं भी a प्लस बी गिव, मेरे पास प्रोडक्ट है, गिव प्रोडक्ट, और गिवन कर दिया भी रिएक्शन एलिमेंट्री है, बोल रहे हैं भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, बोल दिया उन्होंने। तो बताओ इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी बताओ कितनी होगी स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना बोलो, फटाफट फटाफट आंसर करो ना यार। इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार, इनका आंसर आ गया मेरे पास यार। एक मॉलिक्यूल ए का और एक मॉलिक्यूल बी का स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गई। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो भी डेफिनेटली 2 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो ये वाले पॉइंट को, लास्ट वाले को भी। जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उसके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू होगी वही हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू रहती है। राइट बच्चों, क्लियर यहाँ तक? पक्की बात? यहाँ तक डन? चलो, हाँ जी। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास किसकी, एलिमेंट्री करेक्टरिस्टिक्स थी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अब अगर आप बोलोगे मान लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है सर, तो एक नोट लिखो, लिखो नोट, एक नोट लिखना, ठीक है। वो क्या है, इफ रिएक्शन फॉर, ऐसे लिखेंगे, अगर अगर हमारे पास मान लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस गिवन है तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो क्लियर हो गया भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है, तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उसमें जो हर स्टेप होगा ना उसकी खुद की मॉलिक्यूलरिटी होगी बेटा। तो लिख लो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
For a complex reactions, each step has its own molecularity. Has its own molecularity. Okay, dear all. तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा ना तो उसमें हर स्टेप की अपनी खुद की क्या होगी, मॉलिक्युलैरिटी। अब पता क्या करते हैं, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब आप अपने मॉड्यूल को सॉल्व करोगे या फिर आप मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर के बेसिस पे जब आप सॉल्विंग करते हो तो बेटा काफी ना जो इनके इनके बारे में पूछा जाता है, इनमें कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन यार, मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में कंपैरिजन करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमें मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में एग्जैक्ट पता लग जाए भी क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक तरफ बना लो बेटा मॉलिक्युलैरिटी, एक तरफ बना लो मॉलिक्युलैरिटी और एक तरफ बना लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ऊपर हेडिंग बना लो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो यार। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट बेटा मैं मेंशन करूं, बोर्ड के लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ, ठीक है। चलिए तो करें स्टार्ट अपन लोग, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस देखने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट, पहले आता है मॉलिक्युलैरिटी। ये जो मॉलिक्युलैरिटी है, कैन नाइदर बी जीरो, कैन नाइदर बी जीरो और फ्रैक्शनल, नाइदर बी जीरो कॉमा नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, मॉलिक्युलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ये क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इन फ्रैक्शन भी हो सकती है। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे वैलिड है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये एप्लीकेबल है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आल्सो, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। जो एलिमेंट्री और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, दोनों के लिए बेटा वैलिड है, ओके। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे मतलब डिपेंड नहीं करेगी, बट जो ऑर्डर है बेटा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया। अगर फोर्थ पॉइंट देखें इनके बीच में, फोर्थ पॉइंट, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थर्ड पॉइंट समझा दो एक बारी। क्या चीज सर थर्ड पॉइंट समझा दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। बेटा, इसको अभी आप लोगों ने याद रखना है बेटा इस पॉइंट को। ये जो रिएक्शंस का ऑर्डर है, एक प्रॉब्लम करवाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा भी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण रिएक्शंस का ऑर्डर कैसे चेंज होता है अपने पास, ओके सर। ठीक है। अब इस पॉइंट को याद करके रखिए, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा सबको। तो फोर्थ पॉइंट तो क्या बन जाएगा, वो डेफिनेशन ही बन जाएगा इसका। वो डेफिनेशन क्या बनेगा, मतलब ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, number of molecules of reactant, molecules of reactant
taking part in elementary reactions, taking part in elementary reactions. Order of reaction क्या होता है? It is sum of concentration of terms, sum of power, it is sum of power of concentration term in rate expression. तो रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उनका जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट एवरीवन, बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी हम लोग इसके बात करेंगे। ठीक है, इस पे काम करेंगे, ये कैसे आता है। हाँ जी बोलिए। सर मैंने पूछा था, जैसे हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होएगा। तो सर अगर जैसे मेरे पास रिएक्शन है A प्लस हाफ बी इज गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर मैं इसको बैलेंस करके इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालूं तो क्या देखो आप क्या कर रहे हो, A प्लस क्या कर रहे हो, अगर हाफ बी करोगे, देखो यहाँ पे बेटा डाउट आया कि अगर A प्लस हाफ बी है अपने पास, तो पहले तो सोच के देख बेटा जी, क्या आधा बी का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है डियर? नो सर? ये तो हमारे पास मोल होते हैं ना, ये तो मोल है, मोल आधा हो सकता है, मॉलिक्यूल तो नहीं आधा हो सकता ना। नो सर। तो जब आप ए और बी को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाओगे तो कम से कम एक ए और एक बी को रिएक्ट करना पड़ेगा यार। ठीक है, यस सर। जब आप ए प्लस हाफ बी कर रहे हो तो इसका मतलब ए के एक मोल से बी के आधा मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मोल तो हाफ हो सकता है पर मॉलिक्यूल थोड़ा आधा आधा करोगे यार। यस सर। राइट, क्लियर है? तो यस सर, तो मतलब अगर मैं इसको बैलेंस करके मॉलिक्यूलरिटी निकालता हूँ तो वो गलत होएगा क्या वो सही होएगा? वो बिल्कुल गलत। तो फिर बेटा उस केस में देखो, फिर आपको ये देखना पड़ेगा, फिर वो इसका मतलब अगर आपके किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस को बैलेंस करके आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल रहे हो, ठीक है, और वो मॉलिक्यूलरिटी आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं अपने पास। ओके सर। मेरी बात समझ आई? ठीक है, यस सर। तो ये देखने का तरीका ही तो है, यही तो देखने का तरीका है रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। आप लोग क्या करो, उस रिएक्शंस को देख लो यार, उस रिएक्शंस को देखो, अगर आपके पास उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो रिएक्शंस बेटा एलिमेंट्री नहीं है, या फिर हम इस रिएक्शंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बेटा जी। ओके सर। समझे मेरी बात को? थैंक यू सर। यस सर। मतलब बेसिकली जो मॉलिक्यूलरिटी है, तो जो अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शंस मेरे पास गिवन होगी, मेरे को पहले वो एलिमेंट्री रिएक्शंस देंगे और बैलेंस्ड करके देंगे। अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस देंगे और बैलेंस करके देंगे तो उस केस में कभी भी मॉलिक्यूलरिटी बेटा फ्रैक्शन में नहीं आएगा अपने पास यार। ओके सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग आगे हेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस, बात करने वाले हैं यहाँ पे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। लीजिए, क्योंकि यही सबका डाउट था सर, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का चक्कर क्या होता है। अब ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा अपन लोग, इसका कंफ्यूजन भी आपका दूर करते हैं। अब अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करूँ तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शंस, ठीक है, और जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये हो गया भी इनके लिए जो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो रिएक्शंस के ऑर्डर के इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी, जैसे A प्लस बी मेरे पास गिव प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी लेता हूँ तो 2 आएगा, और इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है बेटा वो भी 2 आएगा मेरे पास। अगर मेरे पास ये गिवन है भी ये जो रिएक्शन है वो मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगी, टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है, टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप।
जो एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शंस होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, एक तो ये पहला पॉइंट आता है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। सेकंड पॉइंट क्या होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करें तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, जो स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइंड स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइंड स्टेप। इसका रेट डिटरमाइंड स्टेप का मतलब क्या होता है, आरडीएस। आरडीएस का मतलब हो गया रेट डिटरमाइंड स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। कहने का मतलब स्लोएस्ट स्टेप वो स्टेप होगा जिसपे ओवरऑल रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा। आप सोच के देखो, ये आपको पहले ही बात बताई थी। इसको समझने का तरीका क्या है, मान लो अपने पास एक साइकिल फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री लगी हुई है किसकी, साइकिल। अगर साइकिल की कोई फैक्ट्री है, मान लो एक दिन के अंदर वो साइकिल फैक्ट्री बेटा 10 तो हैंडल बना देती है साइकिल के, 10 हैंडल बना देती है, और बट 5 सीट बना पाती है। तो मेरे को बताओ भी वो कंप्लीट साइकिल कितने बना पाएगी यार। अगर हम बात करें तो वो फैक्ट्री एक दिन में कंप्लीट साइकिल कितने बना पाएगी, तो कितनी बना 5। पाएगी यार, 5 बना पाएगी यार। आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब सोच के देखो, जो हैंडल थे वो तो फास्ट बन रहे थे और सीट स्लो बन रही थी, पर ओवरऑल प्रोडक्ट कितना बना वो कौन डिसाइड करवा पा रहा है, जो बेटा स्लो अमाउंट में बन रहा है, जो कम अमाउंट में बन रहा है, जिसके बनने का रेट कम है। जैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते थे यार, जैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर बेटा जी जो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारे पास रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपने पास यार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो मेरे पास रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा मेरे पास। चलो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग ये देखते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को पढ़ते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को। कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने ये बताया था भी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो तो एलिमेंट्री रिएक्शंस पे वैलिड है। ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में ये भी पता लग गया भी जो मॉलिक्युलरिटी है वही रिएक्शंस का ऑर्डर होता है। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा जी, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे वैलिड है, कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है, तो लो इसको देखते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में, राइट। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस का मैकेनिज्म ही हमें बताएगा भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनका हम लोग ऑर्डर कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे करने वाले हैं आप वो देखते हैं। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट था, वो क्या कह रहा है भी ऑर्डर क्या नहीं पता चलता था, जस्ट वेट। हाँ, ये चीज बिल्कुल यार, जो ऑर्डर है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली पता लगता है, पर अपन के पास जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी ना उनका ऑर्डर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, उनका ऑर्डर तो आप लोग रिएक्शंस को देख के निकाल सकते हो। ये अपने लिए आसान बात हो जाती है। जैसे देखो पहली रिएक्शन आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मेरे पास N2O5 एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है और इसमें 2NO2 प्लस O2 बन रहा है अपने पास, ये मेरे पास रिएक्शन है और इसके आगे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जब मैंने इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखा तो रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की पावर मेरे पास 1 बनी। बताओ, इस रिएक्शंस का रेट का ये एक्सप्रेशन गिवन है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो
क्या आप इस डाटा से ये निकाल पा रहे हो भी रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? बताओ। अगर ये रिएक्शंस बेटा एलिमेंट्री होती, अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस होती, तो इसका आगे बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, तो इसके बेटा मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाती, मतलब 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और वही उसका ऑर्डर होता। पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑर्डर उससे अलग आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ये वाली रिएक्शंस एलिमेंट्री नहीं है, ये वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि अरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में क्लैरिटी होगी बेटा जी। ओके, अब इसको आगे देखते हैं। अब ये रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा गया, इसके लिए इस रिएक्शंस का ना मैकेनिज्म अपने को पता होना चाहिए। अब कैसे होती है ये रिएक्शन, देखो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होता है, जो N2O5 है ना, ये टूटता है, ये टूटता है NO2 प्लस NO3 के अंदर। ये इस रिएक्शन का पहला स्टेप है, और ये पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म का मतलब ये बता रहा हूँ रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रही है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो क्या होता है, N2O5 टूटता है NO2 प्लस NO3 के अंदर, और ये स्लो स्टेप है उसका। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो NO3 बनता है ये दूसरे N2O5 से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने पे हमारे पास 3NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन कर देता है, और ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। मतलब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, वो इस तरीके से 2 स्टेप में हो रही है। पहले वाले स्टेप में एक N2O5 टूटता है NO2 और NO3 के अंदर, दूसरे स्टेप में वो जो NO3 बना वो दूसरे N2O5 से कंबाइन करके 3NO2 दे देता है और एक O2 प्रोड्यूस कर देता है। अब आप जोड़ के ऐड करके देखो इनको, आपके पास जो आपकी ओरिजिनल रिएक्शन है वही बन जाएगी। जब आप इनको ऐड करोगे तो NO3 से तो NO3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब देखो क्या बना, बना कि नहीं बना, अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 2N2O5 गैस, प्रोडक्ट क्या बन रहा है 4NO2 गैस, और एक क्या बन रहा है अपने पास O2 गैस। बताओ पहली वाली इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यस सर बन गई, बिल्कुल बन गई। अब ये रिएक्शन का रियलिटी में मैकेनिज्म है। अब जो रेट है ना बेटा, जैसे आपको बताया था, रेट डिपेंड किस पे करता है, रेट डिपेंड करता है जो RDS है, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप है। तो ये वाला जो पहला वाला स्टेप है ये रिएक्शन का RDS है, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। तो जो रिएक्शंस का जो रेट होगा वो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो स्लो स्टेप में क्या आ रहा है बताओ, स्लो स्टेप में क्या आ रहा है, सिर्फ N2O5 आ रहा है ना बेटा जी। तो जो रेट है वो K इंटू N2O5 की पावर कितना बनेगा, 1 बनेगा। बताओ ये रेट लिखना आया कि नहीं आया? पता लगा भी रेट कैसे लिखा गया बेटा, इसका एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंटली निकालने का मतलब हमें रिएक्शंस का मैकेनिज्म आना चाहिए बच्चे, हमें पता होना चाहिए भी उस रिएक्शन का कौन सा फास्ट स्टेप है कौन सा स्लो स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप होगा ना वही फाइनली डिसाइड करेगा भी रिएक्शंस का रेट कितनी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। जो कंसंट्रेशन है उस पर किस तरीके से डिपेंड करता है, वो रिएक्शन का स्लो स्टेप अपने को इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, ठीक है। पक्की बात, एक एग्जांपल और लो। सर हाँ जी। सर वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये स्लो स्टेप है? हाँ बेटा जी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस करके बेटा उसके, ओके सर। ठीक है अभी करता हूँ। बस आज का अपना टॉपिक यही है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन तक अपने लेक्चर को एंड कर देंगे। मान लो ये अपने पास रिएक्शन हो रही है बेटा जी, वो अपने पास रेट का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू यहाँ पे NO2 की पावर बेटा 2 गिवन, ठीक है ये दिया हुआ है। आप देखते हैं ये एक्सप्रेशन कैसे बन रहा था, ये पता है कैसे बन रहा है, इसका मैकेनिज्म को देखो ध्यान से। जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो, मैकेनिज्म अपन ने याद नहीं करना यार, अपन ने याद नहीं करना बेटा, मैकेनिज्म ध्यान रखना। पहले स्टेप में क्या होता है NO2 प्लस NO2। सर ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है नहीं है बेटा जी, इसका, क्योंकि जो बेटा मॉलिक्यूलरिटी है। ध्यान से देख, ध्यान से, यहाँ पे CO है, NO2 प्लस NO2 कंबाइन कर रहे हैं, पता लग गया तेरे को, ऐसे NO प्लस एक कार्बन का हो गया एक ऑक्सीजन का हो गया। NO3 हो गया बेटा। ये इसके मैकेनिज्म का ये पहला वाला स्टेप इसका स्लो स्टेप है बेटा जी, ये स्लो स्टेप है। अब रिएक्शंस को देखने में क्या फील आ रहा है,
जब आप ऊपर वाली रिएक्शंस को देखते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो NO2 का बेटा जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है और पावर में वहां पे 2 चला गया। तो ये तो क्लियर हो गया भी रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, अभी रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है अपने पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मैकेनिज्म ये दे रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है फिर जो NO3 बनेगा वो क्या करेगा, CO से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके CO2 प्लस NO2 दे देगा। और ये इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। हमने मैकेनिज्म याद नहीं करना, अपने पास गिवन है बच्चों भी। ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे हो रही होती है, एक NO2 दूसरे NO2 से रिएक्ट करता है, पहले पहले दो NO2 टकराते हैं तो वो पहले NO प्लस NO3 बनाते हैं, फिर वो जो NO3 बनता है वो CO से रिएक्ट करता है और फिर जाके CO2 प्लस NO2 बनाता है। ऐड करके देखो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी यार, NO3 कैंसिल आउट हो गया, NO2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देख लो बेटा क्या बना, NO2 प्लस CO गिव क्या बना, NO प्लस CO2। और ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है बेटा, RDS है। अब RDS में एक NO2 ये पड़ा हुआ है और एक NO2 ये है अपने पास। तो RDS के अंदर तो दो NO2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब रेट जो है वो NO2 की पावर 2 पे डिपेंड करने वाला है अपने पास। क्या कहते हो, क्लियर है यहाँ तक भी? यस सर। ठीक चल है, लास्ट मतलब जो स्टेप समझा दो एक बारी। तो कि अपने पास अपने को ये पता लग जाता है उसमें, अगर हम देखें यहाँ से तो अपने को ये पता लग जाता है भी ये जो रिएक्शंस का जो रेट का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ना, वो बेसिकली बेटा जो लिखा जाता है वो मैकेनिज्म के थ्रू लिखा जाता है। मतलब आपको रिएक्शंस के जो स्लो स्टेप होता है, पारुल एक मिनट में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे जो, तो ये तो समझ आ गया ना भी रेट कैसे लिखा गया बेटा, NO2 की पावर 2 कैसे आ गया, ये तो सबको क्लियर है ना? सर ये लास्ट स्टेप समझा दो, हमें स्लो प्रोसेस डिफाइन कर पता चल गया कि मतलब फर्स्ट स्टेप है। हाँ तो सर फिर क्या वो पूछा? RDS बन जाएगा, उससे ही रेट डिफाइंड होगा। हाँ सर फिर अगर उसे रेट डिफाइंड होगा तो उसकी पावर 2 बन जाएगी। हाँ बेटा, दो NO2 नहीं है क्या, दो मॉलिक्यूल NO2 के इन्वॉल्व हो रहे हैं ना? ठीक है, यस सर। पारुल का ये डाउट था सर भी इसकी मॉलिकुलरिटी 2 नहीं होगी। देखो यार, मैंने पहले बताया था जो मॉलिकुलरिटी होती है ना बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे वैलिड नहीं है। हर स्टेप की खुद की मॉलिकुलरिटी होगी। जैसे मान लो ऊपर वाली रिएक्शन है, इसका जो पहले वाला स्टेप होगा उसकी मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 2 होगी। जो पहली रिएक्शन है ना बेटा, उसकी मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 2 होगी। सेकेंड वाली रिएक्शंस की भी मॉलिकुलरिटी की वैल्यू 2 होगी। मतलब हर स्टेप की अपनी खुद की मॉलिकुलरिटी होगी। ओवरऑल रिएक्शंस की कोई मॉलिकुलरिटी नहीं होगी, नील लिखेंगे, नील। मतलब ओवरऑल रिएक्शंस की कोई मॉलिकुलरिटी नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब इस केस में पहले वाले स्टेप की मॉलिकुलरिटी कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। ठीक है, और सेकंड वाले स्टेप की भी बेटा मॉलिकुलरिटी कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो इसमें दोनों स्टेप की मॉलिकुलरिटी 2 है अपने पास। ये सारी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना यार ये। क्लियर यहाँ तक, पक्की बात? ठीक है, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं ना, एक दो क्वेश्चन देखते हैं तक। अब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा पेपर में कैसे पूछा जाता है। आपका डाउट था सर ये कि पेपर में मैकेनिज्म गिवन होगा या क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है वो, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहते डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन proceed as
डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन प्रोसीड एज O3 बेटा डिकम्पोज हो रहा है O2 प्लस O के अंदर, ये फास्ट स्टेप है, वो अपने को मैकेनिज्म दे रहे हैं, और जो O है वो प्लस O3 कंबाइन करके 2O2 बना रहा है, और ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। कहते द रेट एक्सप्रेशन एज, तो कहते इस रिएक्शंस के रेट का एक्सप्रेशन बताऊं, द रेट एक्सप्रेशन शुड बी, द रेट एक्सप्रेशन शुड बी, तो रेट का एक्सप्रेशन अपने पास क्या होने वाला है? पहला बता रहे हैं भी जो रेट होगा वो k इंटू O3 की पावर 2 होगा। बी ऑप्शंस बता रहा है भी जो रिएक्शंस का जो रेट होने वाला है वो k इंटू O3 की पावर तो 2 हो जाएगा, पर जो O2 की पावर है बेटा वो -1 हो जाएगा। सी में बता रहा है भी जो रिएक्शंस का जो रेट है वो O3 की जो पावर है O3 इंटू O2 के इक्वल आएगा, और डी ऑप्शन में बता रहा है भी जो रिएक्शंस का जो रेट है वो k इंटू O3 इंटू O2 की पावर -1 के इक्वल होगा। इनमें से हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन निकालना है। ये प्रीवियस ईयर बेटा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। ठीक है, इसको सोचना कैसे, देखो इसमें एक चीज आप लोगों को नहीं नहीं निश्चित ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए भी जो जब आप रेट को एक्सप्रेस करोगे तो रेट तो स्लो स्टेप पे डिपेंड करने वाला है, तो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ये लिखा गया, ये लिखा गया। माय डियर ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कभी भी रेट एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, इंटरमीडिएट कभी भी रेट एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर ये वाला पॉइंट याद रखोगे सारे क्वेश्चन कर लोगे। इंटरमीडिएट कभी भी रेट एक्सप्रेशन में नहीं आने वाला, ठीक है। इसका मतलब कैसे, देखो अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए से पहले बेटा बी बना और फिर बी से बेटा सी बना, तो यहाँ पे ये जो बी है ना वो इंटरमीडिएट है। अब पहली वाली रिएक्शंस में देखो क्या हो रहा है, O3 से रिएक्शन स्टार्ट किया, क्या बना, O2 बना और O बना, तो ये जो O है ना वो आगे रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो O है ना वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में बन जाता है। तो जब भी आप लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन लिखना है ना तो इंटरमीडिएट आएगा ही नहीं, इंटरमीडिएट को तो खत्म करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को कभी भी रेट के अंदर नहीं लिखोगे यार आप लोग। तो हम लोग इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, देखो तो अपन ने खत्म करना है किसको, तो इसका मतलब O3 तो आएगा, O को क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि O इंटरमीडिएट है। तो O को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन 1, सेकंड वाली इक्वेशन 2। पहली वाली इक्वेशन में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ बेटा पहली वाली रिएक्शंस को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, हाँ या ना, ये लिख लिया। कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, बोलो क्या के इक्विलिब्रियम का ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ से O की वैल्यू को निकाल लो, क्योंकि O को रिप्लेस करना है अपन ने, तो अगर O की वैल्यू को निकाल लेते हो तो O की वैल्यू क्या बनेगी, के इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बेटा जी, ये आ गया। अब क्या करो, इस O की वैल्यू को ना, इस O की वैल्यू को बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ O इन अबव इक्वेशन, पुट कर दिया आप लोगों ने। अब देखो आपके पास रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, के
इंटू के ई क्यू, इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कांस्टेंट था। ऊपर क्या आ रहा है बेटा, O3 आ रहा है, ठीक है। O3 बाय क्या आ गया, O2 आ गया, और एक O3 ऑलरेडी और पड़ा है, तो ये रेट का एक्सप्रेशन बन गया। बताओ तो क्या आंसर आने वाला है, बताओ। और ये दोनों कांस्टेंट के मल्टीप्लाई को एक नया कांस्टेंट मान लो, K डैश मान लो बेटा जी, तो O3 का स्क्वायर आएगा और O2 की पावर -1 आएगा, तो ऑप्शन विल बी बेटा जी बी ऑप्शन। क्या कहते हो, क्लियर है कि नहीं है? फ्रेंड्स क्लियर हो गया सबको? तो ये तरीका है बेटा अपने पास सर सॉल्व करने का। हाँ जी। सर जो ऊपर क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख सकते थे, नहीं क्योंकि बेटा, जैसे वो उन्होंने डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा बेटा अपने पास। जैसे सर आपने एक ऊपर एग्जांपल करवाई थी, उसमें NO3 इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा था, तो उसमें हमने इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, जैसे NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो सर अगर हम इसकी स्लो और फास्ट प्रोसेस में रिएक्शंस लिखते हैं, तो NO3 मतलब रिपीट हो रहा है वो, मतलब स्लो प्रोसेस में भी आ रहा है और फास्ट में भी आ रहा है, तो वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम वाला लगा सकते थे कॉन्सेप्ट। बेटा वहां पे ना यहाँ पे जो स्लो स्टेप आ रहा है, वहां पे इस केस में जो स्लो स्टेप आ रहा है, तो स्लो स्टेप में एक टर्म वो है जो इंटरमीडिएट है, ठीक है। और जो इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस किए थे उसमें स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट वाला कोई आ ही नहीं रहा था बेटा। सर इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा समझा दो। जो रिएक्टेंट, जो एक ऐसा सब्सटेंस बने जो आगे रिएक्ट कर जाए, ठीक है। जैसे सर यहाँ पे स्लो प्रोसेस में ऑक्सीजन बन रहा था, और तो वो सॉरी O3 बन रहा था, तो वो आगे रिएक्ट कर रहा है फास्ट प्रोसेस में। बेटा जी ऊपर वाले स्टेप में देखेगी ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वाले स्टेप में O3 O2 प्लस O बन रहा है, और यस वो सर। वाला O आगे रिएक्ट कर रहा है ना अपने पास से, जो एक प्रोडक्ट बना और वो आगे रिएक्ट करे उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ओके सर। बात क्लियर हुई यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है डियर ऑल। तो होमवर्क बेटा आपको ग्रुप पे आ रहा है, तो उसको सॉल्व करके आइएगा बेटा जी, ठीक है, जितने आपको क्वेश्चंस भेजूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें ये आपने आखिरी स्टेप में क्या करा है, के डैश से डिवाइड कर दिया आपने। ना 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 ना, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया बेटा जी, ठीक है। अच्छा सर, ओके सर, यस सर। वैसे ऑप्शन बी आ जाएगा अपना। ठीक है स्टूडेंट्स बेटा जी, ओके डियर। हमें मॉड्यूल में से ही करना ना होमवर्क? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजूंगा बेटा क्वेश्चन आपको करने के लिए। ओके ओके। सर।